प्रज्ञा योगा अलायंस जयपुर द्वारा एक जो विशेष क्रम पिछले कई दिनों से संपादित किया जा रहा है कि इस पूरे देश में योग विषय के जो भी अलग अलग विशेषज्ञ हैं, इसके जानकार हैं, इसके विद्यार्थी हैं, वे सभी इस विषय में जो भी जानकारी रखते हैं उसे हमारे सभी भाइयों के साथ साझा किया जाए। और जो लोग इस विषय को जानना चाहते हैं, जो इसे टेक्निकल रूप से समझना चाहते हैं, उनके लिए एक मंच तैयार किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा योगा अलायंस की जो टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही शानदार पहल है। आइए आज की हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। लगभग 45 मिनट का हमारे पास समय है। इस 45 मिनट के सत्संग में कुछ विशेष चर्चा हम कर लेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही शानदार है। मुद्रा, योगा इन योर हैंड। मुद्राएं जो होती है उसके संबंध में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि आम जन के लिए वो किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लगभग हमारे सभी भाई जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। हम इस क्रम को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगा। गायत्री का मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र, सबको साथ लेकर चलने की भावना पैदा करने वाला मंत्र, हम सब की बुद्धि सामूहिक रूप से सन्मार्ग में प्रेरित हो, यही भावना देने वाला मंत्र। आइए साथ साथ गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भाई बहनों, आज के इस सत्र को हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। ये एक सत्संग है, एक चर्चा है। योग भाइयों बहनों एक ऐसा विषय है जो भारत की इस भूमि पर पैदा हुआ और इसके साथ साथ गुरु परंपरा के माध्यम से ये आगे से आगे बढ़ता गया। आज एक बहुत अच्छी बात ये रही कि शैक्षणिक प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में भी योग आ गया ताकि हम सभी लोगों का जीवन उस तरह का बने। परंतु ये बात मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा जो पहले का समय था उसमें योग व्यक्ति के सामान्य जीवन का अंग था। अब संभवतः इसका स्वरूप किसी न किसी रूप में बदल गया। अगर यह बदल गया है तो हम सभी की एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे ठीक करें। तो आइए इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है हमारा मुद्राओं से संबंधित है। भाइयों बहनों, इस मुद्रा के संबंध में अनेक शास्त्रों में, अनेक योग के प्रामाणिक ग्रंथों में कई तरह के मत मिलते हैं, कई तरह की बातें मिलती हैं। एक जगह हम सभी लोग कई जगह पढ़ते हैं कि मुद्रा जरा मरण का नाश करने वाली है और इसके अतिरिक्त कई सारी ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं जिसमें इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ में कुछ हठ योगिक ऐसी विद्याएँ होती हैं जिनको प्राप्त करने में भी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है और इसके अलग अलग भाग हैं। पर आज हम मुख्य रूप से बहुत सामान्य सी चर्चा करने जा रहे हैं। वो सीधी सी बात यह है कि हस्त मुद्राओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मुद्रा विषय तो अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा है, पर मूल रूप से हम हस्त मुद्राओं पर बात करेंगे कि हस्त मुद्राओं के माध्यम से दैनिक जीवन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिनको हम ठीक कर लें, और ये जो हस्त मुद्राएँ ये किस तरह से हमारे काम आ सकती है। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। मेरा नाम हिमांशु पालीवाल है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। अभी वर्तमान में पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर से योग में अपनी PhD कर रहा हूँ और अभी ये क्रम मेरा प्रारंभ हुआ ही है और मेरा विषय हस्त मुद्राओं से संबंधित है। तो हम मुद्रा विषय की बात करते हैं। एक छोटी सी बात है, हमारा जो मानव शरीर है उसका निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। बड़ी सामान्य सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं। रामचरितमानस में एक दोहा भी आता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे इस जीवन का निर्माण हुआ है। अब दूसरे शब्दों में कई बार ये कहा जाता है कि इन 5 तत्वों का अगर बैलेंस ठीक ठाक बना रहे तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, और या इनमें कभी कोई इनबैलेंस पैदा होता है तो उससे हमारे शरीर में कई तरह की विकृतियाँ, शारीरिक रोग पैदा हो जाते हैं।
अब इसका संबंध मुद्रा विज्ञान से कैसे है, या इस बात को यहाँ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाइयों बहनों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण और जानने की है। हमारे हाथों की तो जो पाँचों उंगलियाँ हैं वो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारे पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, और इनको एक दूसरे से जोड़कर, कम करके, ज़्यादा करके, सम करके कुछ इस तरह की एनर्जी का फ्लो पैदा किया जाता है जो हमारे शरीर को ठीक रखने में सहायक हो। अब शरीर तो इसकी प्रथम दूरी है कि शरीर के माध्यम से हम उस चीज़ को किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, पर शरीर के बाद वो मन के ऊपर प्रभाव डालती है, मन के बाद वो आत्मा के ऊपर प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्थूल शरीर पर प्रभाव डालती है, सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालती है और कारण शरीर पर प्रभाव डालती है। इसलिए हमारा जो योग है वो सिर्फ भौतिक विज्ञान की दृष्टि से नहीं होकर बहुत ही सूक्ष्मतम विज्ञान है, और उस सूक्ष्मतम विज्ञान की जो सबसे पहली इकाई फिजिकल रूप में हम उसका अपने सामान्य जीवन में बेहतर रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसमें मुद्राएं क्या लाभ देती है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा कर लें कि हमारे जो हाथों की ये 5 उंगलियां हैं, इसमें से कौन सी अंगुली किस तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है। उसके बाद हम मुद्राओं पे बात करेंगे कि किस उंगली को किससे मिलाने से कौन सी मुद्रा बनती है और किस मुद्रा के माध्यम से किस चीज़ का लाभ लिया जा सकता है या किस प्रकार से अपने आप को ठीक रखा जा सकता है। वैसे तो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि मुद्राएं कई सारी है, हम हस्त मुद्राओं पे बात करेंगे और इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मुद्राएं लगभग मान लीजिए 7, 8 या 10 ऐसी मुद्राएं ले लेंगे जिनके बारे में हम कुछ जानकारी यहाँ पे मैं दे पाऊँगा। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इससे संबंधित यदि किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मुझे संभव हुआ, क्योंकि क्रम तो 45 मिनट का ही है, यदि संभव हुआ तो उसका उत्तर यहाँ बीच में ले लिया जाएगा, और नहीं हुआ तो उस कमेंट का प्रत्युत्तर मैं आपको इस क्रम के बाद दे दूँगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग मुद्रा विज्ञान की जो बात कर रहे हैं, हमने बात की कि हमारे जो हाथ की ये 5 उंगलियां हैं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो वो 5 तत्व किस किस उंगली में किस रूप में विद्यमान रहते हैं उसकी हम सबसे पहले बात करें। सबसे पहले हम इसको लेते हैं लिटिल फिंगर, जिसे कहते हैं कनिष्का, जिसका नाम है कनिष्का उंगली, लिटिल फिंगर। ये आपके जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व आपकी लिटिल फिंगर कनिष्का उंगली करती है। दूसरे नंबर पे आपकी अनामिका को देख लें, आपकी रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा है वो एक दूसरे शब्दों में कहें तो वो इस उंगली में समाहित है। तीसरी है आपकी मध्यमा, मिडिल फिंगर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। देखें, सबसे 5 उंगलियों में सबसे बड़ी है आकाश, जो सबसे बड़ा होता है, तो 5वीं जो उंगली है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अगली तीसरी उंगली जो आपकी चौथी फिंगर है, जिसको हम कहेंगे इंडेक्स, ये आपके वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, हवा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और अंत में 5वां जो आपका अंगूठा है, जिसे अंगुष्ठ कहा जाता है, वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से ये 5 आपके तत्व हो गए। अब क्या है, मुद्रा विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और इन नाड़ियों में एक तरह का ऊर्जा प्रवाह निरंतर रूप से चलता रहता है, और उस ऊर्जा प्रवाह को सम करने के लिए, उस ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने के लिए, उस ऊर्जा प्रवाह को घटाने के लिए कुछ इस तरह की मुद्राएं हमारे ऋषियों ने प्राचीन ग्रंथों में बताई है, जिसके माध्यम से हम अपने हम लाभ ले सकते हैं। अब इन मुद्राओं का जो सूक्ष्म विज्ञान है वो तो बड़ा ही अध्ययन करने वाला विषय है कि किस तरह से कौन सी मुद्रा किस तरह की आध्यात्मिक साधनाओं में प्रयुक्त होती है। पर अभी हम मूल रूप से स्थूल और शारीरिक रूप से हमें जो स्वास्थ्य पहुंचा सके, अच्छा स्वास्थ्य हमें दे सके, उन मुद्राओं की बात करेंगे और उन विषयों पे बात करेंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सके। तो सबसे पहला क्रम है, हमने संपन्न कर लिया कि हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो किस किस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब अगले क्रम में देख लें कि जो हमारी हस्त मुद्राएँ हैं उनको करने के लिए हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी। किसी भी क्रम को, किसी भी योगाभ्यास को जब हम करते हैं या किसी भी आसन को करते हैं, प्राणायाम को करते हैं, अष्टांग योग के किसी भी भाग को यदि हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहली एक ही शर्त होती है। सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसको करने में आपको सावधानियाँ क्या क्या रखनी। यदि हम सावधानियों को रखा गया और सही तरीके से गुरु के निर्देशन में इस कार्य को किया गया, तो मुझे लगता है कि योग बहुत अच्छी तरीके से व्यक्ति के जीवन में सिद्ध हो जाता है। तो मुद्राओं के क्षेत्र में भी हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि क्या क्या जानकारियाँ, क्या क्या ऐसी सावधानियाँ हैं जो हमें रखनी आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम मुद्रा का जो ये विज्ञान है इसका अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए अच्छा लाभ ले सकें।
तो सबसे पहली एक जो सामान्य सी बात है कि भोजन करने के बाद किसी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात इसमें ज़रूर ये आती है कि जिस तरह हम आसनों के लिए कहते हैं कि भाई किसी भी आसन का जो अभ्यास है वो आपको भोजन के बाद नहीं करना है, परंतु वज्रासन भोजन के बाद किया जा सकता है। उसी प्रकार से कोई भी जो मुद्रा है वो भोजन के तुरंत बाद नहीं करनी है। सिर्फ अपान वायु जो मुद्रा है उसका जो अभ्यास है या उसका क्रम जो है वो भोजन के बाद भी किया जा सकता है। तो सबसे पहली विशेष बात जो योग के संबंध में बड़ी सामान्य सी बात है कि भाई भोजन के बाद या चाय कॉफ़ी अगर आपने लिया है तो उसके बाद किसी मुद्रा का अभ्यास ना करें। अब दूसरे क्रम में ये कि अगर आप अपने शरीर के दाहिने भाग पर उस मुद्रा का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं या दाहिने भाग के किसी अंग प्रत्यंग को ठीक करने के लिए आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ से उस मुद्रा को करें। और शरीर के बाएं हिस्से के लिए अगर इस अभ्यास को कर रहे हैं तो दाएं हाथ से करें। या पैरेलल चलता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है कि भाई अगर आप बाईं तरफ के लिए कर रहे हैं तो दाएं हाथ से कर लें, और दाईं तरफ के शरीर के किसी भाग के लिए उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसे बाएं हाथ से करें। अपोजिट ये दोनों चीज़ें चलती, तो इसका ध्यान रखा जाए। अगले क्रम में है कि एक साथ में 2 मुद्राओं का अभ्यास भी किया जाता है। हस्त मुद्रा हम लोग सभी लोगों के 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथों से अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। आजकल कई सारे ऐसे रोग हैं जिसमें हमारे जो योग के विशेषज्ञ हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि योग के जो फिजिशियंस हैं, वो मुद्राओं का अभ्यास बताते हैं कि इन आसनों के बाद या अपने ध्यान साधना के समय में या इस क्रम में आप इन मुद्राओं का अभ्यास करने से ये चीज़ें ठीक होगी। तो उसमें कई बार ये होती है कि कुछ 2 मुद्राओं को कंबाइन करना पड़ता है। कई बार किसी तत्व को बढ़ाना, किसी तत्व को कम करना, किसी को सम करना, उसके लिए 2 मुद्राओं को एक साथ मिलाना पड़ता है। इसलिए ये तथ्य है। इस तरह का प्रश्न भी एक बार पहले आया था। तो 2 मुद्राओं को एक ही समय में अलग अलग हाथ से किया जा सकता है। 2 मुद्राओं को एक समय में एक साथ किया जा सकता है। और एक के बाद एक मुद्रा करने का जो अभ्यास है उससे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी मुद्रा जब आपने की है तो उसके विपरीत मुद्रा तुरंत ना करें। जैसे आपने जल मुद्रा की है तो जल मुद्रा करने के बाद अग्नि मुद्रा या कह लें कि जो अग्नि तत्व को बढ़ाने वाली है उस मुद्रा को ना करें। 2 प्रश्न यहाँ पर हैं। टॉन्सिल और थायराइड को किस मुद्रा से ठीक करें, और गर्भवती महिलाओं को किन किन मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बढ़िया ओमकार नाथ जी भाई साहब, इन दोनों विषयों पे मैं आ रहा हूँ आज। ये बड़े ही अच्छे आपने प्रश्न पूछे। और एक जो आपका दूसरा जो प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं का किन किन मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से तो कई मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है, परंतु आज इस विषय में गर्भवती महिलाओं के लिए और महिलाओं से संबंधित जो कुछ समस्याएं होती है इसके लिए एक बहुत अच्छी मुद्रा है जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसके वो भी मैं मुद्रा का जब ये अपना निर्देशों का क्रम पूरा हो जाएगा तो मुद्रा के क्रम में मैं इस विषय पे आऊँगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी मुद्रा को करना ज़्यादा आवश्यक है। मुद्रा करने के लिए तीसरा बिंदु जो है, मुद्रा कभी भी कर सकते हैं, चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, किसी भी स्थिति में आप मुद्रा कर सकते हैं। अंतिम बात जो इसमें एक ये आती है कि इस मुद्रा का जो प्रभाव है वो बड़ा ही सूक्ष्म होता है, या दूसरे शब्दों में कह दें तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बहुत जल्दी इसके प्रभाव नहीं आते, परंतु योग के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उसमें एक जगह मैंने इस विषय को पढ़ा है और एक मुद्रा पे इसका प्रयोग भी किया। इसलिए मैं इस बात को आज सार्वजनिक रूप से इस मंच से कहता हूँ, और कुछ पुस्तकों में भी ये बात लिखी हुई है कि यदि किसी मुद्रा का 45 मिनट तक नियमित 3 माह तक अभ्यास किया जाए तो मुद्रा सिद्ध हो जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी ऐसी मुद्रा आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी शारीरिक व्याधि के लिए, या आपने किसी चीज़ को ठीक करने के लिए आपने पढ़ा या किसी ने बताया कि भाई इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये वाली मुद्रा कर लीजिए, तो वो मुद्रा लगाना चालू किया, तब उसका ये क्या पैमाना है, ये कैसा मापदंड है कि उस मुद्रा से आपको लाभ होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि मुद्रा का अभ्यास एक दिन में लगातार 45 मिनट तक करें और 3 माह तक करें तो वो मुद्रा सिद्ध होने लगती है, उसका प्रभाव है वो आप महसूस करने लगते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। और इसके अलावा मुद्रा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण, इस विषय की एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ। उसके बाद आज की जो 10 मुद्राएं या 8 मुद्राएं जो भी हम उसे लेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को ले लेंगे कि भाई अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके हाथों की 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और शुरुआत में हमने इस बात को लिया था कि जो पंच तत्वों का जो असंतुलन होता है उससे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती है, और यदि वो सम रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है।
आपका आकाश तत्व है। अब अंगूठे के टिप से आकाश तत्व की थोड़ा सा टेक्निकल इशू है लगता है। हाँ, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए चालू करते हैं फिर से। आपका जो अंगूठे का जो टिप है उसको आपने आपकी मिडिल फिंगर के टिप से मिला दिया। अर्थात किसी भी तत्व को यदि आपको सम करना है तो अंगूठे के टिप से उस उंगली के, कौन सी उंगली, जो उंगली जिस तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है उसके टिप से यदि उसके टिप को आप मिला लेंगे तो वो तत्व सम हो जाएगा, वो तत्व सम हो जाएगा। अर्थात उस तत्व का यदि आपके शरीर में असंतुलन है तो वो असंतुलन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब क्या करेंगे साहब, आकाश तत्व या माने कि जल तत्व बढ़ गया, जल तत्व बढ़ गया तो क्या होगा, जल तत्व यदि शरीर में बढ़ गया तो सर्दी की समस्या है और इसके अलावा ठंड ज़्यादा लगना, इस तरह की समस्याएं हो जाती है। तो किसी भी तत्व को कम करने के लिए क्या करें और अधिक करने के लिए क्या करें, तो कम करने के लिए क्या करें, यदि किसी तत्व को कम करना है तो उसे अंगूठे के मूल में लगा दें तो वो तत्व कम होने लगेगा, उस तत्व की जो ऊर्जा है आपके शरीर में वो कम होने लगेगी। और यदि उसे बढ़ानी है तो अधिक गर्मी लग रही है और जल तत्व को बढ़ाना है, पानी की कमी है, बढ़ाना है तो उस तत्व के मूल में अंगूठे को लगा दें। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखना है। यदि किसी भी तत्व को, किसी भी तत्व की ऊर्जा को सम करना है तो अंगूठे के टिप से उस उंगली के टिप को मिला दें। जी अच्छा, ठीक, अंगूठे की टिप से उस उंगली के टिप को मिला दें। यदि उसे कम करना है तो अंगूठे के मूल में उसे लगा लें और उसे बढ़ाना है तो उसके मूल में अंगूठे को लगा लें। ये एक बहुत सहज सा कॉन्सेप्ट है, इससे आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। 5 तत्व हमने बताए, कौन सा तत्व किस उंगली पे है, कौन सी उंगली किस तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है, सम करने के लिए क्या करना है, उसे कम करने के लिए क्या करना है और उसे बढ़ाने के लिए क्या करना है। ये हमारी मूल बात थी और ये मुख्य निर्देश थे या ये मुख्य ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मुद्रा विज्ञान का उपयोग करने में इनका हम ध्यान रखना चाहिए और इस क्रम से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्रम में अब हम मुद्राओं को ले लेते हैं। अभी कुछ मुद्राएं हम लोग ले लेंगे, चूँकि समय निर्धारित है तो इस निर्धारित समय में जो कुछ मुख्य 8-10 मुद्राएं आ सकती है वो ले लेंगे। यदि कोई ऐसा विषय बचता है या आपके मन में कुछ इस तरह की जिज्ञासा है कि इस चीज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। प्रज्ञा योगा अलायंस एक अपने आप में एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ आपको सदैव उपलब्ध कराता रहता है। इस क्रम में मैंने पहले भी निवेदन किया कि कमेंट बॉक्स में जो भी बातें आएंगी उनका जो उत्तर यहाँ देने योग्य होगा और इस क्रम में जो 10 मुद्राएं हम ले रहे हैं उसमें आ रहा होगा तो उसमें उसको ले लेंगे और अन्यथा ये जब क्रम समाप्त हो जाएगा तो उस कमेंट के प्रति उत्तर में आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा, उस जिज्ञासा का समाधान कर दिया जाएगा। तो हम लोग हस्त मुद्राओं की बात करते हैं। हमने इस क्रम को लिया, सबसे पहले मुद्राओं का परिचय, 72,000 नाड़ियाँ, पंच तत्वों से बना हमारा यह शरीर, उसके बाद 5 उंगलियाँ जो पंच तत्व की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसके बाद मुद्रा, इन तत्वों को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या सम करने के लिए उंगलियों का आपस में संयोग किया जाता है, वो है मुद्रा, हस्त मुद्राएं हैं ये। और हस्त मुद्राएं करने के पहले सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। अब कुछ प्रमुख मुद्राओं को लेते हैं जो आम प्रचलन में, जिन्हें आम व्यक्ति जानता है और आम जनजीवन में, आम जीवन शैली में उनका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, उसकी कुछ जानकारी हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं। बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है, हर एक व्यक्ति इसकी जानकारी रखता है। आप जानते होंगे जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, हम छोटे जो बच्चे होते हैं तो जब प्रार्थना करते हैं तो ध्यान कराया जाता है। ध्यान कराने के बाद आपकी जो इंडेक्स, आपकी जो तर्जनी है, उसके टिप को आपके अंगूठे से, आपके थंब से टच करना, ये आपकी हो गई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा क्या करेगी? ज्ञान मुद्रा एकाग्रता को बढ़ाएगी। ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें से अधिक लाभ देगी। ज्ञान मुद्रा तनाव को कम करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व परिष्कार में बहुत लाभ देती है। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी लोग जप करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, किसी ऐसा भी कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि जब लेखक लिखने के लिए बैठते हैं
तो एक हाथ से अब जब आपने वो पेन पकड़ते हैं तो पेन को पकड़ने का भी वैसे यही तरीका होता है, पर ठीक है, इस बात को हम माने नहीं माने तो दूसरे हाथ से इस मुद्रा को लगाते हैं। क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है, विषय पर स्वयं को एकाग्र करके उस विषय पर जो भी हम लिखना चाहते हैं, उस विषय पर जो भी हम कार्य करना चाहते हैं वह बहुत अच्छे से होता है। तो ये सबसे पहले हमने इस मुद्रा की चर्चा की, ये है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, इसके बारे में यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो उसे आप इसमें लिख दीजिएगा। अगले क्रम में हम आज के विषय में दूसरी मुद्रा लेते हैं, अपान वायु मुद्रा। अब अपान वायु मुद्रा को आज के इस क्रम में लेने का एक बहुत शानदार कारण है कि मैं पता नहीं इस बात को मुझे इस सार्वजनिक मंच पर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, परंतु मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अभी जब मुद्रा का प्रयोग करने के लिए जिन निर्देशों की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक जो अंतिम बात मैंने बताई थी कि यदि किसी मुद्रा का आपको लाभ देखना हो, आपको महसूस करना हो, तो उस मुद्रा को 45 मिनट तक 3 माह तक यदि लगातार किया जाए तो उसके प्रभावों का प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाई इसके प्रभाव तो हो रहे हैं, इसका लाभ तो हो रहा है, बात तो बिल्कुल ठीक है, पर कई बार तार्किक बुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और जब से योगा इस शैक्षणिक उसमें आया है, हमारे कई भाई लोग हैं जो इसके रिसर्चर हैं और इस क्षेत्र में नित नई खोजें कर रहे हैं, तो वो जब खोजें भी होती है तो उस समय भी ये बात ज़रूर आती है कि विषय को इस ढंग से रखा जाए या उसका प्रस्तुतिकरण या उसका लेखन इस तरीके से हो कि वो वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरे। तो ठीक है, उसके लिए प्रयास किया जाता है, परंतु इसका दूसरा पक्ष ये है कि योग अनुभव का विषय। जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो योग के माध्यम से संचालित होती है या की जाती है, वो सब अनुभव की विषय और स्व करने से आती है। मैंने कह दिया और आपके साथ हो गया, ऐसा संभव नहीं हो सकता। यहाँ कुछ बता दिया गया, जो बताया गया उसको आपने यदि अपने जीवन में प्रयोग करके देखा तो उसका लाभ आवश्यक रूप से आपको मिलेगा। इस बात में किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे अपान वायु मुद्रा की, तो मैंने जो आपको बताया था कि भाई किसी मुद्रा का लाभ आपको देखना हो, किसी मुद्रा को सिद्ध करनी हो, तो 45 मिनट तक आप रोज़ उसको 3 माह तक यदि लगाएंगे तो उसके लाभ आपको प्रत्यक्षता महसूस होने लगेंगे। अब ये जो सिद्ध शब्द है ये तो बहुत बड़ा है कि किसी आसन को किसी ने सिद्ध कर लिया या किसी मुद्रा को किसी ने सिद्ध कर लिया, भाइयों बहनों ये तो बड़े बड़े योगियों के काम है। परंतु सामान्य दृष्टिकोण से सामान्यतया हम लोग देखें कि भाई इसके प्रभाव को हम प्रत्यक्ष देखना चाह रहे हैं तो भाई इसको 45 मिनट तक 3 माह तक रोज़ लगाएं। तो मैंने इस प्रयोग को किया। ये जो अपान वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपान वायु मुद्रा के लिए जो अंगूठा है, अंगूठे के मूल में अपनी तर्जनी अंगुली को लगाएं, अंगूठे के मूल में अपनी तर्जनी अंगुली को लगाएं और उसके बाद आपकी मध्यमा और अनामिका, मिडिल और रिंग, इन दोनों को आपके अंगूठे के ऊपरी भाग पे टच कर दें और आपकी जो कनिष्का है, जो आपकी लिटिल फिंगर है, वो सीधी रहेगी। इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। ये अपान है और ये जो आपकी तर्जनी है इसको अंगूठे के मूल में लगा दिया तो ये बन गई अपान वायु। अपान वायु मुद्रा फिर से एक बार इसको देखें, ये बहुत शानदार है और बहुत लाभकारी है। इसके जब मैं लाभ बताऊंगा तो आप लोगों को वास्तव में लगेगा कि इसका उपयोग हमें दैनिक जीवन में करना चाहिए। एक बार इसके करने के तरीके को आप ज़रूर देख लें। अंगूठा, अंगूठे के मूल में आप अपनी तर्जनी उंगली को लगा लें, उसके बाद मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका को दोनों को मिला दें। ये है आपकी अपान वायु। अब मैं उस विषय पे आता हूँ कि पहले तो जो मैंने आपको बताया इसका कुछ प्रयोग किया था और उसके बाद इसके लाभों की चर्चा हम लोग कर लेंगे। हाँ, मैंने इस मुद्रा का प्रयोग इस तरह से करके देखा कि इसे लगभग 3 माह या यूँ कह लें कि 3 माह से अधिक समय तक 45 मिनट तक नियमित रूप से इसे रोज़ लगाया। अब इसको लगाने से क्या बात हुई, ये तो एक अपना अनुभव का विषय है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इसको करके देखें। अपान वायु मुद्रा किन किन चीज़ों में काम आ रही है। ये अपान वायु मुद्रा हृदय रोगों में बहुत लाभकारी है। जिनको भी हृदय से संबंधित कोई रोग हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है, उनके लिए अपान वायु मुद्रा जो है वो बहुत कारगर है। भोजन का पाचन करने में, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, जिन लोगों का भोजन ठीक से पच नहीं पाता, जिन लोगों को भूख कम लगती है अथवा ज़्यादा लगती है, दोनों काम करती है। भूख कम लगती है तो भी ये करें, भूख ज़्यादा लगती है तो भी करें, दोनों में काम आती है। और स्नायु तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं उसके लिए एक रामबाण है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रॉस क्वेश्चन हुआ एक बार इस विषय पे, जब बात चल रही थी, इस बात को मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा। एक बार जब इस विषय पे बात चली तो बार बार ये बात आ जाती है कि आप कहते हैं कि साहब स्नायु तंत्र के रोगों पर ये मुद्रा काम करती है,
कारण स्तर पर जो भी समस्या है जिससे आपके शरीर का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है या शारीरिक रूप से कहीं कोई परेशानी है, तो उनको प्रारंभिक स्तर पर जाकर कंप्लीटली ठीक कर देती, परमानेंटली ठीक कर देती है। पर उसके लिए समय देना पड़ता है और उस अनुसार यौगिक जीवन शैली को अपनाना पड़ता है। अब ये सब क्या है, ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ, जो थेरेपी है, जो थेरेपी वाला पार्ट है, उसके साथ साथ में वैकल्पिक रूप से इन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति कब किस रूप में किस व्यक्ति के लिए कारगर सिद्ध हो जाए, ये आप और हम तय नहीं कर सकते। ये उस व्यक्ति की आस्था, ये उस व्यक्ति की श्रद्धा, ये उस व्यक्ति की नियमितता और ये उस व्यक्ति का उस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास। विश्वास तो सबसे पहली चीज़ है। तो मुद्रा अपने आप में एक जो ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, तो ये बात मैंने आपसे बताई। तो 3 में इसके लाभों की जो चर्चा कर रहा था, अपान वायु मुद्रा, जो सबसे पहले तो आपके हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप वाले रोगियों के लिए, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पेट संबंधी परेशानियां होती है, पेट में जिनके कीड़े होते हैं या जिनका भोजन ठीक से पच नहीं पाता, वो लोग भी इस अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्नायु तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें ये बहुत लाभ देती है। इसलिए अपान वायु मुद्रा का आप अभ्यास अवश्य करें। इसका एक नाम और, आप में से अगर किसी को पता हो तो इसका एक नाम और बताएं। मैं बताता हूँ, मृत संजीवनी मुद्रा। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट के जो छात्र हैं उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। अपान वायु मुद्रा को ही मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। करने की विधि एक बार फिर से देख लें। अंगूठे के मूल में अपनी तर्जनी को लगाएं, मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से टच करें और आपकी जो छोटी उंगली है, जो आपकी लिटिल फिंगर है, वो बिल्कुल सीधी रहे। ये है आपकी अपान वायु मुद्रा। बहुत ही लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। इसका आप ज़रूर प्रयोग करें, इसका ज़रूर उपयोग करके देखें, बहुत ही शानदार है। अगले क्रम में हम कपिल जी भाई साहब ने लिखा है आल्सो गुड फॉर विजुअल सेक्सुअल डिसऑर्डर, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी विषय है, आप कमेंट्स में देखते रहें। इससे संबंधित कुछ जो जानकार लोग हैं वो इसमें अपनी बातें कह रहे होंगे, तो उससे भी आपको कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिल सकती है। चलिए अगले क्रम में हम आज की तीसरी मुद्रा लेते हैं, प्राण मुद्रा। भाइयों बहनों, मुद्राएं तो बहुत सारी, परंतु आज बहुत ही बेसिक और कुछ ऐसी मुद्राओं को लिया गया है कि जिनके बारे में कई के बारे में तो आप स्वयं जानते होंगे और कई ऐसी है जो अगर लोग नहीं जानते होंगे तो सामान्य जीवन में वो बहुत लाभ देने वाली है और सामान्य क्रम में उनका बहुत अच्छा उपयोग उनको लिया गया। फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि इस संबंध में अगर थोड़ी सी भी जिज्ञासा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिख दें। संभव होगा तो इसी समय इसका उत्तर दे दिया जाएगा अथवा इस क्रम के बाद उस कमेंट बॉक्स के उस कमेंट के माध्यम से आपको उसका प्रत्युत्तर जरूर दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको वादा करता हूँ। अगले क्रम में, आज के अगले क्रम में हम तो अपनी तीसरी मुद्रा लेते हैं, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अभ्यास कैसे करें और प्राण मुद्रा क्या क्या काम आती है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोग देखेंगे प्राण मुद्रा किस तरह से की जाती है, पहले उसे करने की विधि हम लोग देख लें। आपकी लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली, और रिंग फिंगर, अनामिका उंगली, इसको आप अंगूठे के मूल से टच कर लें। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थंब, इन तीनों को मिलाने से बनती है प्राण मुद्रा। और बाकी की जो आपकी दोनों उंगलियां हैं, जो आपकी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, और जो आपकी मध्यमा है, मिडिल फिंगर, वो दोनों बिल्कुल सीधी रहेगी। ये है आपकी प्राण मुद्रा। एक बार इसको करने की विधि देख लें, उसके बाद अगले क्रम में हम इस विषय पे बात करेंगे कि क्या काम आती है। प्राण मुद्रा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसे देखें। ये प्राण मुद्रा है। आपकी लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के ऊपरी भाग से आपने टच कर दिया, ये आपकी बन गई प्राण मुद्रा। दोनों हाथों से इसका अभ्यास किया जाता है। प्राण मुद्रा क्या काम आती है? सबसे पहली बात, इसके बारे में प्रामाणिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का ये काम करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि रक्त का शोधन करती है, रक्त का शोधन ये वाली प्राण मुद्रा करती है, तो इसका उपयोग भी बड़ा लाभकारी है। अब इसका दूसरे दृष्टिकोण से हम इसका उपयोग समझें या इसके लाभों को समझें कि शरीर की जो आपकी ऊर्जा है उसे ये बनाए रखती है। उदाहरण दे के यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, लंबे समय तक आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, या गर्मी के दिन है, कोई उपवास है, अभी 2-3 दिन बाद 1 तारीख को 1 जून को निर्जला एकादशी आने वाली, बड़ा ही इसका आध्यात्मिक महत्व माना जाता है और योग में भी इसका बड़ा महत्व है। तो निर्जला एकादशी पे ऐसा क्रम बनता है
कि कहीं लोग बिना जल के इस एकादशी का उपवास करते हैं, जल भी नहीं लेते। इसका अपना एक महत्व शास्त्रों में कई जगह ऐसा भी वर्णित है कि जिसने निर्जला एकादशी को बिल्कुल ठीक तरीके से गायत्री मंत्र के जप के साथ किया, उसे साल भर की समस्त एकादशियों को करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जो इसे जिस रूप में देखें, इसके तो अपने अपने अलग अलग रिसर्च हैं कि एकादशी का व्रत उपवास करने से क्या लाभ होता है। तो हम बात कर रहे थे प्राण ऊर्जा की, और प्राण ऊर्जा के साथ साथ जो हमारी प्राण मुद्रा है कि ये हमारी प्राण ऊर्जा को शरीर में बनाए रखती है। अब जैसे लंबे समय तक गर्मी में आपको जल पीने को नहीं मिला, या ये कहें कि भोजन में थोड़ी देरी हो गई, किसी दिन आपने व्रत उपवास किया, तो निर्जला एकादशी के दिन यदि आपने निर्जल रह के उपवास किया तो दिन भर बड़ी प्यास लगेगी, तो उस दिन आपको ये वाली मुद्रा बड़ी सहायता करेगी। लंबे समय तक यदि आपको जल नहीं मिले, या आपको भोजन करने को नहीं मिला, या आप कुछ बीमार हैं, या इस तरह की कोई बात है, आप अपने आप में उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं, साहस की कमी महसूस कर रहे हैं, या कुछ नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि शरीर ऊर्जावान नहीं है, शरीर में ऊर्जा की कुछ कमी है, तो इन सब के क्रम में यदि आप इस मुद्रा का उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। अपान वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा, इन दोनों के लिए मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ कि इसको यदि आप उपयोग करेंगे ना, तो इसके जो लाभ जो बताए गए वो प्रत्यक्षतः बिल्कुल सही है। इस बात का मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरी जो मुद्राएं बताई गई है उनके लाभ वैसे नहीं है, ये सब प्रायोगिक है। कौन व्यक्ति इसको किस रूप में कितना इसका प्रयोग कर सकता है और कितना इसका लाभ ले सकता है, इन दोनों के विषय में कुछ रिसर्च का क्रम मैंने भी अपने कुछ गुरुओं के मार्गदर्शन में संपन्न किया है, इसलिए मैं इन दोनों के लिए डंके की चोट पे बात कहता हूँ। और भाइयों बहनों, एक बहुत अच्छी बात इस क्रम में ये विषय आ गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्राओं का जो विषय है योग के प्रामाणिक ग्रंथों में भी कहीं कहीं इनका वर्णन आता है। और आज के जो हमारे कुछ ऐसे लेखक हैं वर्तमान समय के, जिन्हें आचार्य कह लें या योग गुरु कह लें, उन्होंने अपने दृष्टिकोण, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर इस विषय पे कुछ किताबें भी लिखी है। पर फिर भी इस मुद्रा विज्ञान में भी बहुत सारी खोजें और बहुत सारे रिसर्च होने बाकी है। और मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ कि जिस दिन मेरे मन में ये विचार आया कि मुद्रा विज्ञान के विषय पे मैं कुछ खोज करना चाहता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जाए जो एनर्जी का जो चैनलाइजेशन हम मुद्रा विज्ञान के माध्यम से करते हैं, या पंच तत्वों की ऊर्जा को कम करना, बढ़ाना या उसे सम करना, इस क्रम को करते हैं, इसकी पूरी जानकारी योग के किन प्रामाणिक ग्रंथों में या भारतीय योग शास्त्र में कहाँ है, जिसके माध्यम से हम वैज्ञानिक स्तर पर उसको वैज्ञानिक कसौटी पे उसको खरा उतार सकें और उस रूप में उस बात को रख सकें कि हाँ भाई मुद्रा विज्ञान जो है, हस्त मुद्राओं का जो विज्ञान है, उसका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात जब मैंने मन में सोची, तो जैसे ही ये रिसर्च का क्रम प्रारंभ हुआ, कुछ ऐसे महापुरुषों से, या यूँ कह लें कि ऐसे सिद्ध योगियों से, सिद्ध लोगों से अनायास ही मिलने का क्रम बनता चला गया जो मुद्रा विज्ञान के बड़े विशेषज्ञ हैं। ऐसा कभी क्रम बना तो आप सभी के मार्गदर्शन के लिए वो लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे, और शायद वो इस विषय को बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे, जिससे आप लोग मुद्रा विज्ञान की महत्ता को समझ सकें। एक प्रश्न है, आदित्य जी कह रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए कौन सी मुद्रा सहायक है? वजन बढ़ाने के लिए नीचे आदरणीय कपिल जी भाई साहब ने लिख भी दिया है, ये मुद्रा आगे आ भी रही है। पृथ्वी मुद्रा की बात उन्होंने कही है, और ये वजन बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। हमारे जो मुद्राओं का अगला क्रम है, इसमें बात आ रही है। तो आज की हमने अभी तक 3 मुद्राएं ले ली। सबसे पहली हम लोगों ने ली ज्ञान मुद्रा, दूसरी हमने ले ली अपान वायु मुद्रा, और तीसरी हमने ले ली प्राण मुद्रा। इसके बाद में प्राण जो है, इसके 5 अलग अलग भाग हैं। योग के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो ये जो 5 के जो प्राण के जो 5 भाग हैं, जिन्हें उपप्राण कहते हैं, उनसे संबंधित मुद्रा हैं, उसी को मैं इस क्रम में लेता हूँ। और उसके बाद अंत में जो 2 महत्वपूर्ण मुद्राएं जिनकी चर्चा शुरुआत में की थी, एक दिन भाई ने हमें ये प्रश्न पूछा था कि भाई गर्भवती महिलाएं कौन सी मुद्रा कर सकती हैं। तो मुद्राएं तो कई हैं, मैंने बात कही, पर एक विशेष मुद्रा जिसको हम अंत में मैं इस विषय में लूँगा, और उसके बाद हम इस विषय को समाप्त करेंगे। अगले क्रम में व्यान मुद्रा की बात ले लेते हैं। व्यान मुद्रा में क्या करना है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों को मिला दिया, ये आपकी बनी हस्त मुद्राओं में व्यान मुद्रा क्या करती है, वात, पित्त और कफ का संतुलन करती है। व्यान मुद्रा वात, पित्त और कफ का
संतुलन करती है। इसी क्रम में प्राण का जो अगला भाग है या जिसे उपप्राण हम कहते हैं, उदान, उदान के लिए क्या करें? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन चारों को मिला लिया, आपकी जो छोटी उंगली है, आपकी जो लिटिल फिंगर है, उसे बिल्कुल सीधा रखा, तो ये आपकी हो गई उदान। ये क्या करती? एक प्रश्न इसमें आया था कि साहब थायराइड से संबंधित रोगों के लिए एक मुद्रा बताएं, तो उसके लिए यह है उदान मुद्रा। हाँ, जिनका भी प्रश्न था वो इस विषय को देख लें। थायराइड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए ये वाली उदान मुद्रा। करना क्या है? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन चारों को मिला लिया जाए और जो आपकी छोटी उंगली है, जो आपकी लिटिल फिंगर है, वो बिल्कुल सीधी रहे। यह आपकी हो गई उदान मुद्रा। अब ये समान मुद्रा, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, समान मुद्रा कैसे करें? पांचों उंगलियों, पांचों तत्व हैं, पांचों तत्वों को जब एक साथ मिला लिया जाता है, ये बनती है समान मुद्रा। पंच तत्वों का संतुलन करती है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को इसका अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो ये कौन सी हो गई? समान मुद्रा। पांचों तत्वों का संतुलन ये इस तरह से करती है। आइए अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। जो दो मुख्य मुद्राएं जिनकी मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने बताया था, उन दो मुद्राओं को ले लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्नों को ले लेंगे। सबसे पहली है लिंग मुद्रा। इसी क्रम में हम लिंग मुद्रा को लेने जा रहे हैं। लिंग मुद्रा करेंगे कैसे? देखिए, लिंग मुद्रा का अभ्यास, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से आपस में लॉक कर लीजिए। एक जो अंगूठा है आपका, सीधे हाथ का जो अंगूठा है, वो उल्टे हाथ के अंगूठे पे इस तरह से रहेगा और उल्टा हाथ का अंगूठा ऐसे ऊपर, और कस के इसे दबा लीजिए। ये हो गई आपकी लिंग मुद्रा। एक बार फिर से देखें, दोनों हाथों को की उंगलियों को इस तरह से मिलाया, मिलाने के बाद आपका जो सीधे हाथ का अंगूठा है उसे उल्टे हाथ के अंगूठे के ऊपर रखा और कस के पकड़ लीजिए, पूरी ताकत के साथ इसे दबाइए। ये है आपकी लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा क्या फ़ायदा करती है? इसकी 2-3 बातें हैं। मूल रूप से शरीर में उष्णता को बढ़ाती है। गर्मी में इसका अभ्यास नहीं किया जाता है, परंतु इसके साथ एक बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है कि जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जिन लोगों में साहस की कमी है, जिन लोगों को आत्मबल की कमी लगती है, जो लोग अपने उत्साह में कमी महसूस करते हैं, जो लोग अपने संकल्पों को दृढ़ता के साथ पूरा नहीं कर पाते, उन सभी लोगों को इस लिंग मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर में आत्मबल को बढ़ाती है, मन के आत्मबल को बढ़ाती है और शरीर में उष्णता पैदा करती है। गर्मी का समय यदि आपका शरीर पित्त प्रधान है तो संभवतः इस मुद्रा का अभ्यास आप थोड़ा सा कम करें, अन्यथा लिंग मुद्रा बहुत ही आवश्यक है, इसका अभ्यास आप लोग ज़रूर करें। और अंत में आज हम जिस मुद्रा को लेने वाले हैं वह है महात्रिक मुद्रा। इसके बारे में आप लोग बहुत ध्यान से सुने, और मुख्य रूप से जो भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं उनके लिए ये बहुत ही काम की मुद्रा है। हम मुद्रा विज्ञान में जिस विषय को लेकर रिसर्च कर रहे हैं उसका भी एक ये महत्वपूर्ण भाग है, और लोगों ने इसको प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रयोग करके देखा है, तो वो प्रयोगों में बहुत अच्छे परिणाम हैं। आप भी अगर इसका प्रयोग करके देखेंगे तो शायद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। उस मुद्रा का नाम है महात्रिक मुद्रा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि महात्रिक मुद्रा को करना कैसे है, उसके बाद इसके लाभ की या इससे होने वाले फ़ायदों की हम चर्चा करें। महात्रिक मुद्रा के लिए देखिए, पहले आपकी छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर और अंगूठे को आपस में मिला लीजिए। छोटी उंगली और अंगूठे को आपस में मिला लीजिए, मिला लिया। अब अगले क्रम में आपकी जो रिंग फिंगर है, आपकी जो अनामिका उंगली है, उसको आपस में मिला दीजिए और हाथों को इस तरह से कर लीजिए। ये है महात्रिक मुद्रा। एक बार फिर से देखें, महात्रिक मुद्राओं को करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या था? आपने अपने अंगूठे से अपनी छोटी उंगली को मिला दिया, अंगूठे से छोटी उंगली मिल गई, अंगुष्ठ, थंब और लिटिल फिंगर, इन दोनों को आपस में मिलाया और अनामिका को आपस में इस तरह से मिला दिया। ये आपकी हो गई महात्रिक मुद्रा। दूसरे क्रम में जो आपको करना है, क्या करना है कि जिस प्रकार से आप अपनी छोटी उंगली को अंगूठे से मिला रहे थे, उसी क्रम में आप अपनी अनामिका को अपने अंगूठे से मिला लीजिए। अनामिका को अपने अंगूठे से मिलाकर दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और छोटी उंगली को दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ये हो गई महात्रिक मुद्रा। फिर से बता देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखेगा, इसके लाभ बड़े शानदार हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, तो आप इसको एक बार देखें। अंगूठे से अपनी छोटी उंगलियों को मिलाएं, दोनों को आपस में मिला लें और अनामिका
को आपस में मिला लें। ये एक तरीका मात्रिक मुद्रा को करने का। दूसरा तरीका, आपकी अनामिका अंगुली को और अंगूठे को आपस में मिलाएं और इन दोनों को इस तरह से आपस में मिला दें। उसके बाद आपकी जो छोटी वाली उंगली है उसे आपस में मिला दें। ये है मात्रिक मुद्रा। इसका अभ्यास 45 मिनट तक नियमित रूप से करना। अब ये देखते हैं साहब ये मुद्रा काम क्या आ रही। तो एक क्रम में बहनों के लिए बताना चाहूँगा कि मासिक धर्म में जिन बहनों के कुछ परेशानी होती है अथवा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा होती है या उन्हें दर्द ज़्यादा होता है, उनके लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है। इसके प्रत्यक्ष ऐसे प्रमाण हैं कि अभी तो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, परंतु कुछ डॉक्टर्स के ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस हैं और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती है कि इस तरह की समस्याओं में जिन जिन भी बहनों ने इस मात्रिक मुद्रा का अभ्यास किया उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। तो आप सभी लोग इस मात्रिक मुद्रा का अभ्यास, जो बहनें हैं जिनको इस तरह की कोई समस्या हो, तो वो इस मात्रिक मुद्रा का 45 मिनट तक रोज़ अभ्यास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20 से 25 दिन में आपको इसका फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। इसका जो भी असर आपके शरीर पर या आपकी जिस भी समस्या के लिए आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रही हैं उसका फ़र्क आपको महसूस होने लगेगा। 3 माह तक यदि नियमित रूप से कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, परमानेंट भी वो समस्या ख़त्म हो सकती है। दूसरा क्या लाभ है, मूत्र संबंधी जो विकार हैं अथवा पौरुष ग्रंथि से संबंधित जो विकार हैं वो इस मात्रिक मुद्रा से दूर हो जाते हैं। मूत्र से संबंधित जो भी विकार हैं वो इससे दूर होते हैं और पौरुष ग्रंथि से संबंधित जितने भी विकार हैं वो सब इस मात्रिक मुद्रा के अभ्यास से दूर होने लग जाते हैं। हार्निया की समस्या जिन लोगों को है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। हार्निया की समस्या बहुत ज़्यादा लाभप्रद, हार्निया की समस्या में ये मुद्रा बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। तो आप लोग इसका ज़रूर अभ्यास करें। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि समय भी हो रहा है। तो इस मात्रिक मुद्रा की एक छोटी सी घटना है कि मैंने आपको बताया था कि जब इस मुद्रा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ रिसर्च करने का अवसर मिला तो कुछ महापुरुषों से, कुछ ऐसे सिद्ध योगियों से या मुद्रा के क्षेत्र में ऐसे सिद्ध योगियों से चर्चा करने का अवसर मिला जो जिन्होंने इसका अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया और उनको सिद्ध किया और उनके लाभ वो प्रत्यक्षतः देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। तो वहीं पे एक घटना जो पता चली थी जिसके प्रमाण भी मैंने स्वयं देखे थे। एक बहन जी थी, एक हमारी दीदी थी जिनके प्रेगनेंसी के समय में जो उनका बच्चा था वो बच्चा घूम गया। अब जब डॉक्टर को बताया गया कुछ थोड़ा सी कोई परेशानी आई होगी तो उसने बताया कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के तो ये हो नहीं पाएगा। बढ़िया। अब ऐसे ही समय में किसी एक ऐसे जानकार व्यक्ति से कह लें कि मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ से मुलाकात हो गई। वो विशेषज्ञ वही थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस मुद्रा का अभ्यास बताया कि आप 25 से 30 दिन तक मात्रिक मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट तक रोज़ करना। और भाइयों बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब फिर से उनकी जाँच या ये कह लें कि जब उनके पुत्र या पुत्री होने का समय आया तब उनकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब वो क्या था, डॉक्टर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भाई आपने जिस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया वो वास्तव में कारगर सिद्ध हुई। तो ये मात्रिक मुद्रा वास्तव में रामबाण है। और बहनों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस को मैंने स्टडी भी किया है अपने इस रिसर्च के ड्यूरेशन में। तो मैंने देखा कि एलोपैथी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई और एलोपैथी के माध्यम से इसका बहुत ज़्यादा इलाज इसमें संभव है नहीं। बार बार ड्रग बदल के लेने से कुछ टेम्परेरी या अस्थायी रूप से आपको हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए, पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन एलोपैथी के पास नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई आप वहाँ का इलाज तो लें। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप उस इलाज को छोड़ के पूरा इस पर कर लें। जिनका इस विषय पे बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि जो इस पर विश्वास करते हैं या जो इनका प्रयोग करते हैं वो लोग तो इसको करते हैं, पर आप एक बार इसे ये करके देख लें कि उसके साथ साथ इस मात्रिक मुद्रा का यदि प्रयोग भी करेंगे तो बहनों के लिए ये बहुत ही शानदार काम आने वाली चीज़ है। तो आप लोग इसका ज़रूर प्रयोग करें। मुझे लगता है कि आज का समय तो यहीं समाप्त हो गया है, तो इस विषय को यहीं ख़त्म करते हैं। जिन परिजनों को यदि थोड़ा भी इस बात से किसी तरह की कोई जिज्ञासा हुई हो तो वो अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रज्ञा योगा अलायंस के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और प्रज्ञा योगा अलायंस का इस पेज को जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। उसका क्या कारण है कि योग के विषय में तो हम सभी लोग जानते हैं, पर जब योग इस संसार में आ गया है और प्रकृति ने कुछ इस तरह की ऐसी व्यवस्था बना दी
कि योग दिवस भी मनने लगा, कई सारे लोग योग के क्षेत्र में जागरूक होकर काम भी करने लगे। तो उन लोगों के माध्यम से प्रज्ञा योगा अलायंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो कई सारे लोगों को प्रदान कर रहा है और आप सभी लोगों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है कि जब इस तरह की महत्वपूर्ण विषय यहाँ रखे जाते हैं और कई सारे इसके जानकार लोग जब यहाँ की अपनी वार्ताएं देते हैं तो घर बैठे आपको कई सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिल सकती है जो शायद आपको कहीं पढ़ के या किसी अन्य जगह से जानने को नहीं मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कपिल केसरी जी, उनका तो बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है। मैं उनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहूँ कि वो मेरे सीनियर थे। 5 वर्ष जब मैंने अपनी योग में अपनी बीएससी करने के लिए एडमिशन लिया तब वो अपना एमएससी पूरा कर चुके थे। तो इस विषय में हमसे बहुत ही अधिक जानकारियाँ रखते हैं, बहुत ही लंबा उनको अनुभव है। पर उनकी कई सारी 1-2 विशेषताएं ऐसी है कि दूसरों को आगे बढ़ाना और साथ मिलके संग छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम के भाव से इस क्रम को आगे बढ़ाने का जो उनका एक व्यक्तित्व है वो बड़ा ही शानदार है। हम सभी लोग इस क्रम में जुड़े, आगे भी जब भी मौका मिलेगा और इस तरह के जब भी प्रकल्प संचालित होंगे तो हम इस क्रम से जुड़ेंगे और भी इन विषयों में बातें करेंगे। मुद्रा विज्ञान बड़ा ही विस्तृत विषय, व्यक्तिगत रूप से आपको कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर लें, आत्मीय कपिल जी से भी संपर्क कर लें, प्रज्ञा योगा अलायंस के पेज के माध्यम से भी संपर्क कर लें। तो कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। आज के इस सत्र को हम शांति पाठ के मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।